हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसी में जो हम एक लगातार सीरीज चला रहे हैं उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, तो वहाँ पर आप अपनी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लगातार सभी वीडियो को देखेंगे तभी एक आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। क्योंकि साइंस के जो प्रश्न हैं वो आपके 25 प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में आएंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये 25 प्रश्न हैं और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप यानी सभी वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें, और जो आपके ये प्रश्न हम आपको कराते हैं उससे संबंधित और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी यानी कराने का प्रयास करते हैं, जिससे एक भी प्रश्न छूटे नहीं, सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएँ। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ के साथ आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन आपका डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेट में मौजूद गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर, गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर पाचन में सहायता करने, पाचन में सहायता करने, पाचन में सहायता करने के साथ साथ, करने के साथ साथ खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जीवाणुओं को मारकर, जीवाणुओं को मारकर, को मारकर हमें बीमारी से भी बचाता है, हमें बीमारी से भी बचाता है। तो ये क्या है? ये आपका महत्वपूर्ण यानी जानकारी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से संबंधित। प्रश्न नंबर 2, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए कैलोरीज में, ऑप्शन बी फट में, यानी ऑप्शन आपका सी केल्विन में, ऑप्शन आपका डी एम्पियर्स में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सी को ऑप्शन ए कैलोरीज में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो कैलोरीज में मापा जाता है। और आपको बता दें सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने, किसने? निकोलस क्लीमेंट ने, निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी की ऊर्जा की इकाई, कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। किसके रूप में परिभाषित किया? कैलोरीज के यानी इकाई के, यानी ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। और आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है,
क्योंकि जो कैलोरीज है तो उसे यानी सबसे पहले किसने यानी वो किया, तो निकोलस क्लीमेंट ने, कब, 1800 यानी 24 में। और जो कैलोरीज है वो ऊर्जा की इकाई के रूप में से क्या किया, परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी जिगर, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी जिगर, जिसे क्या और कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। यानी जिगर मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा है, यकृत है। और आपको बता दें कि जो जैसे मानव शरीर का जो ये एकमात्र यानी आपका कौन सा है, तो यकृत है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा जो पुनः ये विकसित हो सकता है। और इसका जो ये मतलब यकृत है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और इसका जो वजन होता है वो आपका 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है, 2 किलो यानी ग्राम तक होता है। किसका, तो आपका यकृत का वजन। तो ये क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें कि जो यकृत है वो पित्त स्रावित होता है। यानी क्या होता है, यकृत से क्या होता है, यकृत से पित्त स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में कंठ का क्या हो जाता है, यानी कंठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुनादक तंतु, ऑप्शन बी वॉइस बॉक्स, ऑप्शन सी स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन डी थायरोरीटेनॉइड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी वॉइस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, वयस्क में कितनी, वयस्क में 5 सेंटीमीटर लंबी। उसके अलावा यानी ये 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो गले में जो गले में ट्रेकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थित होती है। और भोजन नली के सामने उपस्थित होती है। क्या होती है, भोजन नली के सामने ये उपस्थित होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं। ऑप्शन ए मुख गुहिका, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी वायुकोश का, ऑप्शन डी बड़ी आंत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो आपके सही होगा, ऑप्शन सी वायुकोश का। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो वायुकोश का नहीं है। क्या नहीं है, वायुकोश का नहीं है। आपको बता दें मुख गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, यकृत, अग्न्याशय। उसके अलावा और क्या है, अग्न्याशय मानव आहार नली का भाग है। किसका भाग है, मानव आहार नली का भाग है। किसका भाग है, मानव आहार नली का भाग है। जबकि वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, वायु
कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। मुख कोशिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, यानी उसके बाद यकृत, अग्न्याशय, और ये सभी किस में? मानव आहार नली का भाग है। और वायु कोशिका किसका भाग है? तो ये फेफड़ों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पित्त के कार्य को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए पायशीकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अनुचयन, ऑप्शन डी निस्तापन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये आपका सही हो ऑप्शन ए पायशीकरण। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पायशीकरण कहा जाता है। और आपको बता दें, जो आपका यानी ये पित्त होता है, इसका उत्पादन क्या कौन करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये पित्त होता है वो किस तरह का होता है? तो क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। उसके अलावा आपको बता दें किस तरह का होता है? क्षारीय होता है ये। और जो ये वसा के टूटने में मदद करता है। किस में मदद करता है? वसा के टूटने में मदद करता है। किस में मदद करता है? वसा के टूटने में ये मदद करता है। तो ये क्या है? आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है। किससे संबंधित? तो आपके पित्त के कार्य से संबंधित। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, अग्न्याशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी ट्रिप्सिन। अग्न्याशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। और आपको बता दें कि इसमें जो महत्वपूर्ण जैसे जानकारी है आपकी, तो अग्न्याशय रस में किसमें? अग्न्याशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। किस में अवस्था में होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में ये होते हैं। और उस आपको बता दें कि जो ट्रिप्सोजन, कौन सा? ट्रिप्सोजन और लाइपेज और आपका कौन सा? तो आपका ट्रिप्सोजन, लाइपेज, पेप्टेडेज, ये कुछ जैसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम हैं इन्हें कौन सक्रिय करता है? तो आपको बता दें ये यानी एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है। किसके द्वारा? एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है। किसके द्वारा सक्रिय किया जाता है? एंट्रोकाइनेज द्वारा इन्हें सक्रिय किया जाता है। और आपको बता दें ट्रिप्सनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस तरह से? तो आपकी यानी ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और आपको बता दें कि जैसे अभी आपका
प्रोटीन, पेप्टोनस और प्रोटीएजेज क्या आपके, जैसे आपके कौन कौन से, तो आपके प्रोटीन 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 के अलावा और क्या है, प्रोटीन, पेप्टोनस, पेप्टोनस, उसके अलावा प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज, उसके अलावा आपका क्या है, प्रोटीएजेज को ट्रिप्सिन, कौन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन डाई पेप्टाइड्स में, किसमें, डाई पेप्टाइड्स में क्या कर देता है, बदल देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। ऑप्शन ए वसा को अवशोषण करना, ऑप्शन बी वसा का उत्सर्जन करना, ऑप्शन आपका सी वसा का पायशीकरण, या ऑप्शन आपका डी वसा का पाचन करना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी वसा का पायशीकरण। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो क्या होती है, वसा का पायशीकरण होती है। और आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो ये पाचन के दौरान जो पित्त की यानी भूमिका होती है, वो पित्त निकलता कहाँ से है, तो आपको बता दें पित्त यकृत द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है, एक यकृत द्वारा निकलता है। और ये पित्त यानी किस में जाता है, तो पित्ताशय, ये जमा किस में होता है, तो पित्ताशय में ये जमा होता है। और आपको बता दें कि ये किस तरह से होता है, जैसे अभी आपका ये यानी फैट का एक गोला है, यानी फैट इस तरह से जमा हुआ है, फिर क्या होगा, जो आपका पित्त है तो वो इस तरह से बदल देता है। किस तरह से, ये आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से ये बदल देता है फैट को, जैसे फैट का एक मतलब पूरा गुच्छा सा बना होता है, उसे इस तरह से यानी बदल देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दंत वल्क यानी दंत इनामल किसका बना होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम फॉस्फेट, ऑप्शन आपका बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन आपका सी यानी ऑप्शन आपका सी कैल्शियम सल्फ यानी फॉस्फेट, ऑप्शन आपका डी सोडियम फॉस्फेट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट किसके यानी दंत वल्क या इनेमल किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और आपको बता दें कि जो दंतवल्क दांत का सबसे कठोर भाग होता है, कैसा होता है, दांत का सबसे कठोर भाग होता है। किस तरह का होता है, दांत का सबसे कठोर भाग ये होता है। और आपको बता दें इसमें कैल्शियम के अतिरिक्त मैग्नीशियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है, एवं कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गले में के छल्लों के मौजूद होते। ऑप्शन उपास्थि, ऑप्शन बी एरोलर, ऑप्शन सी जोड़, ऑप्शन डी स्नायु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए उपास्थि। गले में यानी के छल्ले मौजूद होते हैं तो उपास्थि के मौजूद होते हैं। किसके मौजूद, और आपको बता दें यह हमारी मज्जा में उपस्थित ये मतलब हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स
कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से ये बने होते हैं। कान की हड्डी, उसके अलावा नाक की हड्डी, गले की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि, अस्थियों के जोड़ उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको कोई भी इन प्रश्नों से संबंधित जैसे डाउट हो या कोई प्रश्न अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।